Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the P block element, and the topic for today is the preparation of ozone. Ozone इसका फार्मूला आपको पता है, that is O3, और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि जो ओजोन होती है वो क्या करती है, हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. और जो ओजोन बनती है वो कैसे बनती है, जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं व्हेन दे कंबाइन एंड दे विल गिव्स O3. तो O2 के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या देंगे, O3. एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है? जैसे आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जैसे एक लाइटर है तो उसमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज कर रहे हैं वो साइलेंट होना चाहिए और स्पार्कलेस होना चाहिए, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर. उसका रीजन क्या है कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फेवर होती है इसके हाई टेम्परेचर. लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा वो क्या करेगा, इस रिएक्शन में जो O3 है उसकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है. सबसे पहले ओजोन की प्रिपरेशन की बात करें तो ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन. जो हम ऑक्सीजन यूज करेंगे वो कैसी होगी, ड्राई होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए और साथ में कोल्ड होनी चाहिए. और किस में यूज करते हैं, इन स्पेशली डिजाइन अपरेटस कॉल्ड ओजोनाइजर. तो इसमें हम ओजोनाइजर को यूज करते हैं. अगर कंसंट्रेशन 10% से ज्यादा चाहिए तो हम बैटरी ओजोनाइजर को यूज करते हैं, जिससे कि कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है. अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की या प्रॉपर्टीज की, तो जो ओजोन है वो एक्चुअली में पेल ब्लू गैस है, हैविंग पंजेंट ओडोर. इसकी ओडोर कैसी होती है, पंजेंट होती है. और दिस वन इज हैवियर देन द एयर, और एयर से हैवी होती है ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स. और अगर हम नेक्स्ट इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दैट इज 385 केल्विन, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 24 केल्विन. It is slightly soluble in water but more soluble in organic solvent like carbon tetrachloride, turpentine oil जिसको हम तारपीन का तेल कह देते हैं सिंपली. नेक्स्ट पॉइंट इज इट लिक्विफाइज इनटू डीप ब्लू लिक्विड. जब आप इसको लिक्विफाई करेंगे तो ये एक डीप ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. और अगर हम इसको सॉलिडिफाइड करते हैं, सॉलिडिफिकेशन, इट गिव्स ए ब्लैक वायलेट सॉलिड. इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन विच इज पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट वन, इन स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मलेस. अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो कोई हार्म नहीं करती है, बट इफ कंसंट्रेशन इज rises 100 ppm then breathing becomes uncomfortable resulting in headache and nausea. तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उससे क्या होगा, जो पर्सन है वो अफेक्टेड होगा और उसके सर में दर्द हो जाएगा, उसको घबराहट महसूस होगी, अजीब से उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे. तो ये सब इसके क्या है, इफेक्ट्स हैं ओनली इन हायर कंसंट्रेशन, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन में ये हार्मलेस है. एंड नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. अगर हम ओजोन की बात करें तो जो ओजोन है, फर्स्ट इट डीकम्पोज इवन एट द रूम टेम्परेचर. लेकिन अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसके डीकम्पोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. दैट मीन्स thermodynamically it is unstable. Why? Because on increasing the temperature the O3 decompose to give O2 plus nascent oxygen. तो जो thermodynamically unstable है, इसीलिए जो ये आपका O3 है ये क्या करने वाला है, it act as a strong oxidizing agent also. Why? Because it will provide oxygen as well as nascent oxygen. So that is the second point. Oxidizing agent on decomposition it will provide nascent oxygen which act as an oxidizing agent, or it will oxidize PbS into PbSO4. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PbS क्या हो गया, PbSO4 में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और जो O3 है वो O2 में कन्वर्ट हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस. तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो I नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू I2. तो I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा और O3 खुद क्या हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू एस्टिमेट ओजोन क्वांटिटिवली. तो उसके लिए हम इसी रिएक्शन को यूज करते हैं, I नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू I2. तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो हमने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है दैट इज द आयनिक इक्वेशन. यहाँ पर एक्चुअली में Ki है, तो हमने जो पोटेशियम है कॉमन है उसको कैंसिल आउट करके हमने यहाँ पर I नेगेटिव को लिया.
एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन लिया वो बफर सॉल्यूशन है, उसकी पीएच कितनी है 9.2। आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो जो आयोडीन रिलीज होगी उसकी हम क्या करेंगे टाइट्रेशन, किसके साथ, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन की हेल्प से I2 का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं और I2 की हेल्प से हम O3 का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन फॉर द O3। नेक्स्ट वन, द ब्लीचिंग एक्शन। इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू अगेन द नेसेंट ऑक्सीजन। जो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है ये क्या करेगा, जो भी कलरिंग मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके उसको डीकलराइज कर देगा। तो ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। और कैसा ब्लीचिंग एजेंट है, माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है, जो कलरिंग मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मल घर में जो आटा होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा येलोइश होता है, लेकिन जो हम मार्केट से आटा लेके आते हैं, जैसे आशीर्वाद की ऐड आती है तो उसमें बताते हैं बिल्कुल व्हाइट होता है, तो उसमें एक्चुअली में क्या किया होता है, ब्लीच करते हैं। ऐसे अगर आप सरसों के तेल की घर पे अगर आप निकालते हैं तो सरसों के तेल को देखेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ब्लैक होता है। लेकिन अगर हम मार्केट से जो सरसों का तेल लेके आते हैं तो उसका कलर लाइट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, जो कलरिंग मटेरियल है उनको रिमूव किया जाता है, उसमें ब्लीच की जाती है। तो उसमें हम जो ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं इट मे बी ओजोन, ओजोन भी यूज कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इट रिलीजेज nascent oxygen which act as an oxidizing agent which will oxidize the coloring material and it will become colorless। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर हम ओजोन लेयर की डिप्लीशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द एमिशन और एग्जॉस्ट फ्रॉम द सुपरसोनिक प्लेन। जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं वो नाइट्रोजन फ्यूल यूज करते हैं थ्रस्ट के लिए। तो जो उसका एग्जॉस्ट होगा या उसका जो बाई प्रोडक्ट जो रिलीज करेगा दैट इज NO विच कंबाइन विद ओजोन एंड कन्वर्टेड इनटू NO2 प्लस O2। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। और अगर हम यहाँ पर नोट करें तो जो ये हमारा ओजोन था वो किस में कन्वर्ट किया, ओके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो O2 जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओजोन लेयर क्या हो गई, डिप्लीट हो गई। सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पीछे और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन में है। नेक्स्ट वन इज द फ्रियोन्स। जो फ्रियोन्स हम यूज करते हैं आजकल, आपने सुना कि जो गैसेस होती हैं उनमें जो रेफ्रिजरेंट में यूज होती हैं, AC में यूज होती हैं, वो क्या होती हैं, फ्रियोन्स होती हैं। लेकिन इससे पहले जो यूज होती थी वो होती थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अगर हम बात करें एरोसोल स्प्रेज आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फ्रियोन्स भी हो सकते हैं या फिर क्या होती है, CFC होती है। रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं जिसमें क्या हो, CFC, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। अगर आपको ओजोन का स्ट्रक्चर याद है क्लास 11th में आपने किया था, तो इसमें हम क्या करते थे, जो ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर उसमें हम देखते हैं कि जो इसके अंदर ऑक्सीजन है वो आपस में कैसे कंबाइन है, एक तो डबल बॉन्ड के थ्रू, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड की है 122 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की है 148 पिकोमीटर। लेकिन जब एक्सरे स्टडीज की जाती हैं तो उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल। दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दैट विल एक्सप्लेन देयर इज equal bond length which is 128 picometer and that can be explained on the basis of resonance hybrid structure। नेक्स्ट वन, यूजेस की बात करते हैं। तो जो यूजेस हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट। अगर हम बात करते हैं तो ये डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं हम इसको, और स्टेरिलाइजिंग वाटर में इसको यूज करते हैं। वाटर को अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, फ्लोर, स्टार्च, फैब्रिक। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक माइल्ड क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। तो जो कलरिंग मटेरियल उसको रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन, प्यूरिफाइंग एयर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस सच एज सिनेमा, अंडरग्राउंड, रेलवे, टनल, माइंस। जहां पर कहने का मतलब पॉइजनस गैसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस गैसेस को रिमूव करने के लिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, ओजोन को स्प्रे कर देते हैं। तो आपको पता है ओजोन क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है।
जैसे ही वो डिकम्पोज होगी क्या प्रोड्यूस करेगी, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन जो भी हम ये यूज करते हैं लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं, एक्सेस अमाउंट में यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे तो इट कैन बी डेंजरस और इट कैन बी एक्सप्लोजिव। तो वहां पर क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसीलिए इसको जब भी यूज करते हैं केयरफुली यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ KMnO4 आर्टिफिशियल सिल्क, इनकी फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर। अगर हम सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करें तो सल्फर जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। मेनली आपके इसमें यही दो है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके अलावा एक प्लास्टिक सल्फर भी है, अभी आपको दो करनी है, दैट इज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जिसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ द सल्फर and is formed by slowly evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide। जो कार्बन डाइसल्फाइड है उसमें जो नॉर्मल रोल सल्फर होता है उसको डाल के क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। और फिर उसके बाद आपको जो मिलेंगे दैट इज व्हेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ सल्फर अपीयर्स। तो जो आपको इसके शेप मिलेगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो अरेंजमेंट है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें दैट इज S8। इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम चेक करें तो दैट इज फर्स्ट वन, इट इज ब्राइट येलो इन कलर। तो इसका कलर क्या होता है, ब्राइट येलो है, शाइन होती है इसके अंदर। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है बट डिसॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल, और इट इज रीडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। जो आपने क्लास 9th में एक्टिविटी भी की थी, याद होगी कि उसमें हम क्या करते थे, एक मिक्सचर लेते थे आयरन प्लस सल्फर, तो उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालते थे, तो कार्बन डाइसल्फाइड में जो मिक्सचर है वो डिसॉल्व हो जाता था। नेक्स्ट वन, अगर हम 5th पॉइंट को देखें तो लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट वन दैट इज द मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द रोम्बिक सल्फर। ये किससे बनाया जाता है, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके बनाया जाता है। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, इन ए चाइना डिश में हम उसको क्या करेंगे, डालेंगे, कूलिंग टिल ए क्रस्ट इज फॉर्म्ड। उसको तब तक ठंडा करेंगे जब तक उसमें क्रस्ट नहीं बन जाएगी। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट। तो उसमें क्या करेंगे, 2 होल्स बना देंगे उस क्रस्ट के अंदर और उसके बाद उसमें से जो लिक्विड है उसको बाहर निकाल देंगे। On removing the crust, colorless needle shaped crystal of beta sulfur are formed। तो इसमें आपको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो नीडल शेप के होंगे और कलरलेस होंगे। कैसे होंगे, नीडल शेप, कलरलेस। अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी क्या होता है, S8 की फॉर्म में होता है, लेकिन डिफरेंट रिंग्स की फॉर्म में या डिफरेंट क्लोज स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो इट्स कलर इज डल येलो। कैसा कलर है, डल येलो। दिखने में ऑलमोस्ट कलरलेस ही नजर आएगा, येलो कलर, लेकिन बहुत ज्यादा डल है। सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें दैट इज 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन। बट दिस वन इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड लाइक रोम्बिक सल्फर। इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन टेम्परेचर and transform into the alpha sulfur below this temperature। तो ये जो टेम्परेचर है कितना, 369। अगर हम एग्जैक्ट 369 लेते हैं दैट मींस एट 369 केल्विन बोथ कैन कोएग्जिस्ट एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं, मोर देन 369 केल्विन करेंगे देन इट विल बी एग्जिस्टेड ओनली इन मोनोक्लिनिक फॉर्म। जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 369 से बिलो करेंगे तो इट विल एग्जिस्ट इन रोम्बिक फॉर्म। अगर आपको पूछा जाए कि विच फॉर्म इज द मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो रोम्बिक सल्फर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो मोनोक्लिनिक सल्फर भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर के अंदर। और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जब दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं तो सच ए टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लास्ट 2 डिकेड। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जा रही है, जो उसके रिंग है अलग अलग फॉर्म में उसके ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था एक प्लास्टिक सल्फर भी है जिसको हम डेल्टा सल्फर कहते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। इन साइक्लो S6 द रिंग अडॉप्ट चेयर फॉर्म।
एज शोन इन द फिगर। अगर हम यहाँ देखें तो एक चेयर लाइक अपीयरेंस नजर आ रही होगी, जैसे एक चेयर होती है, अगर हम इस पे बैठ जाएं तो ये लेग है, ये इसका बैक है, तो ये चेयर लाइक अपीयरेंस देगा। और ये क्या है, S6 है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं और कितना हो जाता है, मोर देन 1000 केल्विन, तो उस टाइम पर S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड विच इज पैरामैग्नेटिक एज लाइक O2। कई बार क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू से S2 इज द पैरामैग्नेटिक, तो जैसे आप O2 का डायग्राम बनाते हैं, ऐसे अगर हम किसका बनाएंगे, S2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लाइक ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और दूसरा पूछ सकता है कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, दैट इज द S2 फॉर्म इज स्टेबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो कौन सी होती है, दैट इज रोम्बिक सल्फर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के, एक्सरसाइज के, वो सारे आपने अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से करने हैं।